हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें हमारा यूनिट सेकंड आता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड इंटरमीडिएट फॉर्म के बारे में। उसका यह दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पिछले ही लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बाउंडेड फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में समझ लिया था। और उसके बाद हम बात करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में, क्योंकि लिमिट ऑफ ए फंक्शन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है यह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और इन्हें हम आगे चलकर उपयोग भी करने वाले हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी पढ़ना रहेगा। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पहले बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, केवल डिफिनीशन पर ही बात करना है। उसके बाद हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन की तरफ बढ़ चलेंगे, ठीक है। और थोड़ी तबीयत मेरी अच्छी नहीं है, कल दवा मैंने लिया है तो अभी मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, तो इस वजह से वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10 दिनों से ऑलरेडी ही वीडियोज़ नहीं अपलोड हो पा रहे थे और हम नहीं चाहते कि अभी भी वीडियो ना अपलोड हो, इसलिए थोड़ा सा हिम्मत करके वीडियोस बनाया जा रहा है। लेकिन हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को बहुत पावर से ना समझा सकूं, लेकिन आप पकड़ने की जरूर कोशिश करिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और पिछले लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो आई बटन पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वहाँ पर हम मैथमेटिक्स के नोट्स को नहीं प्रोवाइड करते। देखते हैं बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। इसका नॉर्मल सा एक डिफिनीशन हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि f ऑफ x है, ठीक है। f ऑफ x हमारे पास कोई फंक्शन है, तो इसे हम कह रहे हैं कि यह एक बाउंडेड फंक्शन होगा अगर वहां पर एक स्मॉल g और एक कैपिटल G एग्जिस्ट कर जाए, कुछ इस प्रकार की उस पूरे फंक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एलिमेंट इस स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में ही लाई करें, यानी कि उसमें उपस्थित रहे फॉर ऑल x, सभी x के लिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में उस फंक्शन f ऑफ x को हम कहेंगे बाउंडेड फंक्शन। बातें क्लियर हो गई? बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, समझा चुके हैं कॉन्सेप्ट को, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारे पास g है यह एक क्या होता है। अगर हम ऐसे देख ले एक और तरीके से, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर g है, इससे छोटा एलिमेंट अगर हम लेंगे तो g-1 मिलेगा, इससे भी छोटा एलिमेंट लेंगे तो g-2 मिलेगा, इससे भी छोटा एलिमेंट हम ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हम ले सकते हैं g+1 एंड सो ऑन, ऐसे ही और भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो हमने आप सभी को बताया था कि ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हम लेंगे वो सभी के सभी लोअर बाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोअर बाउंड, ठीक है। क्या कहलाते हैं? लोअर बाउंड। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आगे मिलते चले जाएंगे वो सभी के सभी अपर बाउंड कहलाते हैं, अपर बाउंड। लेकिन इस लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसे हम कहेंगे इनफिमम। क्या कहेंगे? इनफिमम। और इनफिमम में वह सबसे बड़ा जो एलिमेंट होगा उस इनफिमम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि सबसे बड़ा लोअर बाउंड हम लोअर बाउंड को ही इनफिमम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी अपर बाउंड हमें मिलेंगे उन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसे हम कहेंगे सुप्रीमम। क्या कहेंगे? सुप्रीमम। और जो सुप्रीमम होता है वह सभी अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट होता है, इसलिए इसे हम कहेंगे लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, या फिर सुप्रीमम।
बातें क्लियर हो गई, आसान सी चीजें हैं। तो ये बस एक तरीके से मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश किया है कि यहाँ पर बस हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता थी। अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन, क्योंकि यही से ही हमारे सभी चीजें शुरुआत होते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग इंटरमीडिएट में भी लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। इसीलिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन से क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जब तक हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए चलिए पहले समझते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में। देखते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम एक फंक्शन का ग्राफ डिजाइन कर लेते हैं। यह हमारे पास एक्स एक्सिस है, यह हमारे पास एक वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे पास हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारे पास यह एक फंक्शन है। अब देखो क्या कहता है, लेट f इज मैप्ड फ्रॉम यस टू r, यानी कि f इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज यस एंड कोडोमेन इज रियल नंबर, ठीक है। बी अ फंक्शन, यह एक फंक्शन है, या फिर कह सकते हैं बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर यहां पर यस जो है वह भी रियल नंबर का सबसेट होता हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन द फंक्शन f इज सेड टू हैव लिमिट l। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है f जिसका डोमेन जो है वह यस है और कोडोमेन जो है वह r है। तो इस फंक्शन f को हम कहेंगे कि इसके पास एक लिमिट है l जो कि रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। एज जैसे x टेंड्स टू a, जैसे x जो है वह a की तरफ बढ़ता जाए तो हमारे पास वहां पर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कुछ इस प्रकार हो कि वहां पर एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करने लग जाए, सच दैट कुछ इस प्रकार की f ऑफ x माइनस l का जो वैल्यू होगा, उसका जो मॉडुलस वैल्यू होगा वह एप्सिलॉन से छोटा होगा। व्हेनेवर, कब, जब हमारे पास x माइनस a का मॉडुलस वैल्यू 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो, तब इस सिचुएशन में हम कहेंगे इस l को इस फंक्शन का लिमिट, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफिनीशन। डिफिनीशन में शब्दों का केवल उपयोग किया गया होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर समझ रहा है तो हमें फंक्शन को डिजाइन करना पड़ेगा। इसे हम ग्राफिकली मेथड से भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहता है, बस आसान से शब्दों में समझो। हम कह रहे हैं कि यह हमारे पास एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन में ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम मान लेते हैं कि यह f ऑफ x है, ठीक है। f ऑफ x का मैंने ग्राफ डिजाइन कर दिया। अब इस f ऑफ x में यहां पर हमारे पास एक पॉइंट l है, ठीक है। क्या है, एक पॉइंट हमारे पास l है, और इस पॉइंट l को क्या है, एक पॉइंट हमारे पास l है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इस पॉइंट l को ही हम इस फंक्शन का लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। जब हमारे पास एक डोमेन का एलिमेंट a हो, जब हम इस डोमेन के सभी वैल्यूज को रखते चले जाए, x के वैल्यूज को a की तरफ रखते चले जाए, तो हमारे जो फंक्शन के वैल्यूज हो वह भी l की तरफ चलते चले जाए। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम x के वैल्यूज को a की तरफ टेंड करा रहे हो तो जो फंक्शन के वैल्यूज होंगे वो l की तरफ टेंड करने लग जाए। तो इस सिचुएशन में इस l को ही हम कहेंगे कि यह हमारे फंक्शन का लिमिट होगा। और यह केवल लेफ्ट से ही नहीं बल्कि राइट से भी यह कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए,
ठीक है, ये एक्चुअली एक एरो जो मैं दिखा रहा हूं ये एक्चुअली बस समझने के लिए है कि अगर हम x के वैल्यूज को a की तरफ चाहे लेफ्ट से रखते चले जाए चाहे राइट से रखते चले जाए, यानी कि x के वैल्यूज को, ये जो हमारे पास वैल्यूज है वो x है, वो a की तरफ चलते चले जा रहे हैं, चाहे वह लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, टेंड करा रहे हैं ए की तरफ, तो हमारे जो फंक्शन के वैल्यूज होंगे चाहे वह लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, वो एल की तरफ टेंड करने लग जाते हैं। ठीक है, अप्रोच करने लग जाते हैं, कई तरीके से कहते हैं, टेंड करने लग जाते हैं, अप्रोच करने लग जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे नाम बहुत सारे ऑथर उपयोग करते हैं। तो इस सिचुएशन में इस यल पॉइंट को या इस यल वैल्यू को ही हम कहते हैं फंक्शन का लिमिट है, और इस पॉइंट ए को हम कहते हैं कि लिमिटिंग पॉइंट है इस फंक्शन का। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, सब कुछ आसान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट ऑफ ए फंक्शन का कॉन्सेप्ट। एक और चीज मैं समझा देता हूं यही से ही। देखो, ये तो हमने कॉन्सेप्ट को समझा, लेकिन ये डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सभी चीजें क्या उपयोग हो रही है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। मैंने कहा कि अगर हम x के वैल्यू को a की तरफ टेंड करा रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि x का वैल्यू a ही हो जाए, ना 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 ना, मैंने कहा x का वैल्यू a की तरफ अगर हम अप्रोच करा रहे हैं तो हमारे f ऑफ x का जो वैल्यू है वह l की तरफ अप्रोच करने लग जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा है कि x का वैल्यू जब a हो जाए, मैंने कहा है x का वैल्यू a की तरफ टेंड करा रहे हैं। a कोई भी पॉइंट हो सकता है डोमेन का, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पॉइंट जरूर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने ये कहा कि x का वैल्यू a की तरफ टेंड करा रहे हैं, यानी कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ x जो होगा, यानी कि अगर हम ऐसे बात करें x माइनस a जो होगा, यह एक छोटी वैल्यू जरूर होगी। क्या होगी? एक जरूर छोटी वैल्यू होगी। और चूंकि हम मॉडुलस ले रहे हैं इसलिए यह जो वैल्यू होगी वह पॉजिटिव भी होगी, तो इसलिए यह ग्रेटर देन 0 ही होगा। और हम जानते हैं कि x माइनस a एक बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, तो एक छोटी वैल्यू को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह हम लोग ऑलरेडी सीक्वेंस वाले चैप्टर में भी समझ चुके हैं, क्योंकि यह छोटी वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, 0.00001 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 से लगभग 0 ही होगी और 1 से छोटी ही होती है, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू हम लेते हैं, तो उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहां पर यह भी समझ लो, f ऑफ x मैंने नहीं कहा है कि यल ही हो जाएगा, यल की तरफ अप्रोच करने लग जाता है, इसलिए इस f ऑफ x का अगर हम यल से सब्ट्रैक्शन कर दें तो यह भी वैल्यू हमारे एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी, और एप्सिलॉन भी एक छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, बातें क्लियर हो गई। और एप्सिलॉन हम अपने तरफ से सपोज किए होते हैं और उसी पर डिपेंड करता हुआ हम डेल्टा एग्जिस्ट कराते हैं। बातें क्लियर हो गई। तो इसीलिए यहां पर डेल्टा और एप्सिलॉन का उपयोग किया गया है। इसी को ही हम दूसरे शब्दों में कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस वैल्यू ऑफ f ऑफ x माइनस यल जो है which is less than epsilon whenever, जब कभी, whenever a minus delta is less than x and which is less than a plus delta। मतलब क्या किया मैंने, इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब एक चीज और समझो, अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का हम लिमिट ले रहे हैं तो इट इज डिनोटेड बाई, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, इसे कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं कि लिमिट, यहां पर x जो है वह a की तरफ टेंड कर रहा है, तो x जो है वह a की तरफ टेंड करेगा, और यहां पर हमारे पास f ऑफ x लेंगे और यह किसी l की तरफ टेंड करेगा, इसलिए l हम रख देते हैं बराबर l। ठीक है,
तो इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको नोट नहीं करना है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, लेकिन ये फिगर आप लोग जरूर बना लीजिएगा। अब एक चीज और यहीं पर समझ लो, यहीं पर ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के भी बारे में समझ लेते हैं। देखो, अगर हम बहुत ही नॉर्मल से शब्दों में समझ लो, अगर हम ए की तरफ केवल लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कराएं तो जो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू है वह एल की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करता चला जाए या अप्रोच करता चला जाए, तो इस लिमिट को ही हम कहेंगे कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट है। और अगर हम राइट से अप्रोच करते चले आए तो इस फंक्शन के जितने भी वैल्यूज हैं वो एल की तरफ चलते चले जाए राइट से ही, या अप्रोच करने लग जाए तो इसी लिमिट को ही हम कहेंगे इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसमें कुछ नोटेशन है, अभी हम आपको समझाएंगे उन चीजों के बारे में। और एक चीज और समझ लो, कभी भी जब भी हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, जो राइट हैंड लिमिट होगा, वह हमेशा इक्वल ही होता है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो लिमिट उस फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और वो जो ग्राफ मैंने आप सभी को दिखाया है उसे जरूर आप लोग बना लीजिए। तो चलिए अब हम पहले समझ लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। देखो, यहां पर एक कॉमन सी चीज है जो मैंने आप सभी को ऑलरेडी समझा ही दिया है। ठीक है, वह कॉमन सी चीज यह है कि किसी भी फंक्शन के पास लिमिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है कि हर एक फंक्शन के पास लिमिट ही हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो अब हम समझते हैं कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। देखो, हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन का ग्राफ कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन पर। हम एक नॉर्मल सा कुछ भी ग्राफ ड्रा कर दिए, एक कर्व हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, और यह जो हमारे पास है यह एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और इस पर एक पॉइंट है या एक वैल्यू है जो कि हम कह रहे हैं कि यल है। ठीक है, क्या है? एल है। और इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का यह जो एल है वह राइट हैंड लिमिट है। कब होगा? जब हम इससे एक्स एक्सिस पर डोमेन पर एक एलिमेंट ए को उठाए और इस ए एलिमेंट की तरफ हम राइट से एक्स एलिमेंट्स को अप्रोच कराए, राइट से ए की तरफ हम अप्रोच कराए, तो हमारे जो फंक्शन के वैल्यूज होंगे वह भी राइट से एल की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दे। तो इस सिचुएशन में इस यल को हम इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट कहेंगे और इस पॉइंट ए को हम राइट हैंड लिमिटिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, बस यही नॉर्मल सी बात समझनी थी। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखना कि हम यहां पर अगर हम केवल राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो राइट से अप्रोच कराएंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट से अप्रोच कराएंगे। यानी कि जो पिछला वाला ग्राफ था उसमें हम लोगों ने देखा कि x का जो वैल्यू था वो लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा था और राइट से भी अप्रोच कर रहा था, लेकिन इस केस में केवल और केवल राइट से ही अप्रोच करेगा, तभी हमारे पास जो फंक्शन का यल वैल्यू है वही लिमिट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका कुछ डिफिनीशन लिखा गया है। कॉन्सेप्ट तो इतना ही था, लेकिन डिफिनीशन पर बात कर लेते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन, देन फंक्शन एफ इज सेड टू हैव ए लिमिट यल एज एक्स tends to a from right called the right hand limit if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that कुछ इस प्रकार की मॉडुलस वैल्यू ऑफ fx minus l is less than epsilon whenever a
इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने अभी समझा है लिमिट ऑफ ए फंक्शन का डिफिनीशन, वही डिफिनीशन सेम लिखा गया, बस इसमें कुछ चीजों का अंतर कर दिया गया है। देखो हमारे पास फंक्शन वही है, इस फंक्शन f को हम कह रहे हैं कि इसके पास एक लिमिट है l, जब हमारे पास x टेंड कर रहा है a की तरफ फ्रॉम राइट, जब हमारे पास x जो है वह टेंड कर रहा है a की तरफ फ्रॉम राइट डायरेक्शन, राइट से आ रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इस लिमिट l को हम कहेंगे कि राइट हैंड लिमिट है। अगर फॉर ईच एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए वहां पर एक डेल्टा जरूर एग्जिस्ट कर जाए, कुछ इस प्रकार की जो हमारे पास x का वैल्यू है वह a और a प्लस डेल्टा के बीच में हो, तो हमारे पास जो फंक्शन का वैल्यू और उस यल का सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए तो वह भी एप्सिलॉन से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, हम फंक्शन में बात कर रहे हैं a माइनस डेल्टा, जब हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन की बात कर रहे हैं तो a माइनस डेल्टा लिख रहे हैं, और जब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो a केवल लिख रहे हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि a से इधर के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम केवल a और a प्लस डेल्टा के बीच के ही x को उठा रहे हैं। ठीक है, और इस जो राइट हैंड लिमिट होता है इसे कई प्रकार से डिनोट करते हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इनका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इन्हीं नोटेशंस का हम उपयोग करेंगे, इनके डिफिनीशंस को कम उपयोग करेंगे, इनके नोटेशंस को ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो जो राइट हैंड लिमिट होता है उसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं f ऑफ a प्लस जीरो। ठीक है, अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत निकाल लेना कि f ऑफ a प्लस जीरो इज इक्वल टू f ऑफ a, ऐसा नहीं है, ये एक राइट हैंड लिमिट का नोटेशन है। f ऑफ a प्लस जीरो, f इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू f ऑफ a, ये बिल्कुल भी मत लिखना। यहां पर मैं कह रहा हूं f ऑफ a प्लस जीरो एक नोटेशंस है, और हर ऑथर अलग अलग नोटेशंस का उपयोग कर लेते हैं। तो कुछ ऑथर कुछ इस प्रकार का नोटेशन उपयोग करते हैं कि लिमिट f ऑफ x, जहां पर x जो है वह a प्लस जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। अब यहां पर भी a प्लस जीरो का मतलब a मत निकाल लेना, यहां पर यह राइट हैंड लिमिट को नोटेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहां पर इसी को ही कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, या फिर इसी को कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं, अगर हम x के जहां पर a प्लस एच रख देते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का नोटेशन मिलना शुरू हो जाता है। और मेनली हम इस नोटेशन और इस नोटेशन का उपयोग करेंगे, तो आप लोग को ये बात ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जब भी हम कभी ये नोटेशन उपयोग करेंगे तो समझ लीजिएगा कि राइट हैंड लिमिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फिगर जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये हमारे पास बहुत काम का फिगर है। ठीक है, नहीं तो आप लोग अगर ग्राफ नहीं समझ पाएंगे तो आप लोग ये जो डिफिनीशन लिखा हुआ है ये रटना पड़ जाएगा, तो रटने के काम नहीं करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में रटा नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनीशन लिखिए, राइट हैंड लिमिट का डिफिनीशन लिखिए, ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, इनके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल्स होंगे ये इस लेक्चर में तो आई थिंक हम नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो चुका होगा, तो हम अगले लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। लेकिन जो यूनिट फर्स्ट है उसमें सभी चीजों को आप लोग को समझने के साथ साथ याद भी करना होगा और प्रैक्टिस भी करना होगा, क्योंकि उनमें थ्योरम अधिकांशतः पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें ये सभी चीजें नहीं पूछी जाएंगी कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन का डिफिनीशन लिख दीजिए, या फिर राइट हैंड लिमिट का डिफिनीशन लिख दीजिए, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनीशन लिख दीजिए। ये सभी चीजें नहीं पूछी जाती, इनमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया। तो अब हम बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन का हम एक ग्राफ पहले डिजाइन करते हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन पे ही बात कर रहे हैं। तो हमने ये एक फंक्शन सपोज कर लिया अपनी तरफ से। ठीक है,
तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एक मान लेते हैं जस्ट अ फंक्शन f ऑफ x है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है यल, और इस यल पॉइंट को ही हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट है। कब कहेंगे, जब हमारे पास एक पॉइंट मिल जाए a जो कि डोमेन पर हो, कुछ इस प्रकार की, अगर हम डोमेन के एलिमेंट को यानी कि x को हम a की तरफ टेंड कराएं या अप्रोच कराएं, तो हमारे जो फंक्शन के वैल्यूज होंगे वह भी l की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दे। तो इस सिचुएशन में इस यल को हम कहेंगे कि यह इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, और इस a को कहेंगे कि यह हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिटिंग पॉइंट होगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। बस नॉर्मल सा डिफिनेशन था, हमने जब वह समझ लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, सॉरी जब हमने लिमिट ऑफ फंक्शन को समझ लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन पर बात कर लेते हैं। डिफिनीशन सेम ही है, बस थोड़े से अंतर है। जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे थे तो राइट हैंड लिमिट बन रहा था, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन, देन फंक्शन एफ इज सेड टू हैव ए लिमिट यल एज एक्स टेंड्स टू फ्रॉम लेफ्ट। इस बात पर नोट करिएगा कि लेफ्ट से हम जब अप्रोच करा रहे हैं तब हम कहेंगे कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। ठीक है, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, कुछ इस प्रकार की f ऑफ x माइनस यल का मॉडुलस वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा होगा व्हेनेवर a माइनस डेल्टा इज लेस देन, सॉरी x इज लेस देन a माइनस डेल्टा एंड x इज लेस देन a। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और चीज समझने की कोशिश करो। हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन के कॉन्सेप्ट में यह समझा था, a प्लस डेल्टा हमने उपयोग किया था। राइट हैंड लिमिट में हमने a माइनस डेल्टा के जहां पर a का उपयोग किया था, लेकिन अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस डेल्टा का उपयोग कर रहे हैं और यहां पर a प्लस डेल्टा के बजाय a का उपयोग कर रहे हैं। इसके पीछे का भी सेम रीजन है कि हम a के आगे के एलिमेंट को लेफ्ट हैंड लिमिट में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो राइट हैंड लिमिट में चले जा रहे हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। अब इनमें कुछ नोटेशंस हैं, तो सबसे पहला नोटेशन वही सेम नोटेशंस है, बस उसमें प्लस का उपयोग कर रहे थे, इसमें हम माइनस का उपयोग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं। सबसे पहला f ऑफ a माइनस 0। अब a माइनस 0 का मतलब बिल्कुल भी मत निकालिएगा कि f ऑफ a हो गया है, क्योंकि यह एक नोटेशंस है, बस नोटेशन। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक दूसरा नोटेशन आता है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 f ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू a के पावर हम पावर पढ़ते रहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि a के पावर माइनस f ऑफ x। ठीक है, इसे हम बिल्कुल भी जैसे मैं पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, मैं अभी समझा भी दूंगा। यहां पर देखो लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। जब हम यहां पर x की जहां पर a माइनस h को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये जितने भी टर्मिनोलॉजी लिखे गए हैं इन्हें हम ऐसे नहीं पढ़ते जैसे मैं पढ़ रहा हूं, इन्हें हम पढ़ेंगे कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट है, यह भी लेफ्ट हैंड लिमिट है, यह भी लेफ्ट हैंड लिमिट है ऑफ एफ एक्स, यह भी लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, ये एक्चुअली सही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अगर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या किसी को समझाने के लिए बताते हैं तो इन्हें ऐसे ही पढ़ते हैं कि एफ ऑफ a माइनस 0। एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसके शॉर्ट ले लीजिए, और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें हम अगले लेक्चर में बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें समझने होंगे। वैसे तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी को अगर हमें समझना है तो कंटिन्यूटी को समझने के लिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना ही होता है। ठीक है,
क्योंकि जब हम कंटिन्यूटी को सॉल्व करेंगे तो पहले हमें लिमिट को ही चेक करना पड़ेगा। जब लिमिट मिल जाएगा तभी कंटिन्यूटी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। जब हमारा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा तभी हम कंटिन्यूअस को पता कर पाएंगे, नहीं तो नहीं पता कर सकते। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब वो बराबर हो गए तो फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, ये मेरे शब्दों को नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर स्टार बनाकर कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तभी उस फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को ट्राई करेंगे और आप सभी को समझाएंगे कि कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और इसी प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।